वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरिंग इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्व करेंगे जो 2019 में आया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेट ए और बी को कर चुके हैं। आज सेट सी को करेंगे। ओल्ड पेपर इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो पुराने पेपरों में से भी आते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे करें, डी निधनता और बेरोजगारी की समस्या। तो हम जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या वे समस्या होती हैं जो हमें बताती है कि उत्पादन किन किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे किया जाए। तो जो नहीं है वो होगा निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या। तो जो आंसर द होगा वो सही होगा। Which of the following is not a central problem of the economy, but to produce, for whom to produce, how to achieve fuller utilization of resources? The problem of poverty and unemployment। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, जबकि हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये अन्य जो ऑप्शंस हैं वो सेंट्रल प्रॉब्लम के ही पार्ट है। निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र का कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन, चुनाव तथा सीमितता का अध्ययन, निजी प्रोत्साहन, निजी उत्पादन को प्रोत्साहन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो होगा समष्टि अर्थशास्त्र का कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है, जबकि जो अन्य ऑप्शन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करे जाते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट फिट वेल विद मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, स्केर्सिटी ऑफ एंड चॉइस ऑफ आर स्टडीड, प्राइवेट प्रोडक्शन इज प्रोमोटेड, नन ऑफ द अबव। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 3, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? ग्रिफिन वस्तुएं, सामान्य वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, प्रतिशत सूचक वस्तुएं। तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है। तो जो आंसर होगा वो ब होगा। ऑन विच कमोडिटी लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल? ग्रिफिन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, नॉर्मल गुड्स। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा जब वह प्राप्त करेगा अधिकतम आय, अधिकतम हानि, अधिकतम संतुष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो एक कंज्यूमर उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। जो आंसर होगा वो सी होगा। कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, नन ऑफ दिस। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से? विनिमय का माध्यम, मूल्य की इकाई, ए और ब दोनों, द इनमें से कोई नहीं, या मूल्य का हस्तांतरण। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, ए और ब दोनों। जो प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम और मूल्य की इकाई दोनों शामिल होते हैं। जो आंसर है वो स है। वट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इन द फ्लोइंग? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू बोथ आर द फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शन। तो जो आंसर है वो सी है, बोथ ए एंड बी। सही व गलत बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ग्रिफिन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। ग्रिफिन गुड्स एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये बिल्कुल सही है। ग्रिफिन वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद हैं क्योंकि इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ग्रिफिन वस्तु में जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव स्लोप का होता है, जबकि सामान्य वस्तु में जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप का होता है। औसत आय वक्र को मांग वक्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। AR कर्व इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। जो AR कर्व है उसको हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, पूर्ति स्टॉक से अधिक नहीं हो सकती है, स्टॉक पूर्ति से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, साधन लागत पर GDP है, साधन लागत पर NDP माइनस की साबित है, बिल्कुल गलत है क्योंकि जो GDP होती है वो NDP प्लस गिसावट व्यय होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, ये गलत है। कर अनिवार्य भुगतान है। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं। कीमत के बढ़ने या घटने से जो चेंज होता है उसे हम पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन कहते हैं। और कीमत के बढ़ने पर जब पूर्ति बढ़ रही है तो उसे हम पूर्ति का विस्तार कहेंगे। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। छात्रवृत्ति डैश आय है, हस्तांतरण या वास्तविक। स्कॉलरशिप इज डैश इनकम, तो जो छात्रवृत्ति है वो एक तरह की हस्तांतरण आय है क्योंकि इसके बदले में कोई साधन सेवाएं नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रा में शामिल होता है केवल सिक्के, करेंसी व बैंक जमाए, तो जो आंसर होगा वो होगा करेंसी और बैंक जमाए। करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट आर इंक्लूडेड इन मनी। क्वेश्चन नंबर 15, राजकोषीय नीति सरकार की डैश नीति को दिखाती है, तो राजकोषीय नीति है वो सरकार के आय और व्यय को दर्शाती है। फिस्कल पॉलिसी रेफर टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंज का गुणक माना जाता है, तो केंज का जो गुणक है, केंज के गुणक है वो निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है। केंजियन मल्टीप्लायर वाज नोन एज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।